नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर से मैं निरुपम गुप्ता एक बार फिर आपके साथ हूं और अब हम अपना जो चैप्टर अब तक हम चला रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसके लास्ट पोर्शन पे हैं, यानी थर्ड पोर्शन पे हैं। आप जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। अब तक जो हमने पढ़ा उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो अब वी विल सी सेवंथ पॉइंट, द इंपीरियल हाउस होल्ड मीन शाही परिवार। शाही परिवार में कौन कौन लोग आते थे इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें, यहां एक वर्ड है, अगर आप देख रहे हो, हरम। एक्चुअली दिस वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पर्शियन टर्म हरम मीन सैक्रेड प्लेस। मैनी टाइम MCQ कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस हरम। नाउ वी विल सी there were so many type of wives with the Mughal kings. It was a common thing to have more than one wife, but there were three type of wives. The number one was the begums. They were from royal families. बेगम वो होती थी जो रॉयल फैमिली से होती थी और वो अपने साथ काफी कुछ लेके आती थी। दूसरी तरीके की जो होती थी उन्हें हम अगहाज कहते थे और तीसरी तरह की जो उपपत्नियां हैं एक तरह से उन्हें अगाचा कहते हैं। नेचुरली बेगम जो थी उन पर राजा ज्यादा ध्यान देता था, उनका पोजीशन ज्यादा अच्छी थी अगहा और अगाचा के मुकाबले। उसके बाद अगहा जो थी तो राजा की पत्नियां लेकिन नॉन रॉयल फैमिली से थी और अगाचा जो उपपत्नियां थी, इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रीटमेंट मिलती थी। ये जो बेगम है, अगाहा है, अगाचा है, इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जो अगाचा जो बीबियां थीं इनको नकद मासिक भत्ता मिलता था और इसके अलावा इनको गिफ्ट मिलते थे इनके रैंक के अकॉर्डिंग। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती हैं कि जो हरम में जो रहते थी, हरम में राजा की पत्नियां, राजा की परिवार की महिलाएं, इसके अलावा उनके जो सेवक थे वो रहते थे और कुछ महिलाएं काफी ज्यादा प्रभावशाली हुई, जिनमें कुछ मैं 3 नाम बता रहा हूं आपको। ये देखिए, नूरजहां आप जानते हैं, जहांगीर की वाइफ, और जहां आरा और रोशन आरा, ये शाहजहां की बेटियां। एक और महिला जिसका नाम काफी आता है वो है गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम अकबर की चाची लगती थी और हुमायूं की बहन थी। अकबर ने अकबरनामा लिखते समय गुलबदन बेगम को कहा था कि आप अबुल फजल की हेल्प करिए इसको लिखने में। ये जो 3 मैंने आपको लेडी बताई, लेडी नूरजहां, जहां आरा और रोशन आरा, ये ज्यादा प्रभावशाली थी, ये व्यापार भी करती थी। अच्छा, इनके साथ जो है इनके साथ कुछ सेवक रहते थे जिन्हें किन्नर कहते हैं हम। वो जो हरम में आते और जाते थे और इनका मैसेज बाहर पहुंचाते थे। तो इस तरीके से ये इंपीरियल हाउस होल्ड था। अब हम सेकंड चीज जो देखेंगे वो है द इंपीरियल ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो मुगल हैं, मुगल अपने आप को एक महान राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी हमारे साथ हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो एक गुलदस्ता हैं। गुलदस्ता आप जानते हैं कई तरह के फूल होते हैं, तो ये भी कहते हैं हमारे यहाँ पे कई तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ ईरानी हैं, तुरानी हैं। शुरू में तो इसमें ईरानी और तुरानी ज्यादा थे इनके नोबिलिटी में, लेकिन बाद में शेख ज्यादा, यानी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो, और राजपूत शामिल हुए और औरंगजेब के टाइम में तो मराठा भी आ गए थे। ये जो इनका जो ऑफिशियल जो होते थे उनको एक्चुअली मनसब दिया जाता था। एक मनसबदारी सिस्टम चलाया अकबर ने। इसके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। मनसबदारी सिस्टम, इसमें 2 चीज होती थी, एक तो जात और एक सवार। जात मतलब रैंक, क्या उसकी पोस्ट है ऑफिसर की, और सवार मतलब वो कितने घोड़े उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने साथ रखेगा, घुड़सवार, ताकि जब भी युद्ध हो तो राजा को वो सपोर्ट कर सके। इसके अलावा अगर कोई नया नोबल चाहता था कि मैं नोबिलिटी में आऊं तो वो एक पेटिशन के थ्रू आता था। एक पेटिशन थ्रू अ एग्जिस्टेंस नोबल जो अभिजात उस समय होता था
उसके थ्रू आता था, उसके थ्रू वो एक तजवीज पेश करता था राजा के सामने, और वहां पे जो है नया रिक्रूटमेंट होता था। इसमें राजा के यहाँ 3 बड़े मंत्री थे, इनमें एक मीर बख्शी, ये राजा के राइट साइड खड़े होते थे और ये हाईएस्ट पेड थे। इसके अलावा दीवान ए आला मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और एक थे सद्र उस सुदूर, ये रिलीजियस मिनिस्टर, मदद अनुदान करते थे, मदद माश, और इसके अलावा एक काजी वगैरह की नियुक्ति भी करते थे। राजा के दरबार में एक और ग्रुप होता था जिसे कहते थे तैनात ए रकाब। तैनात ए रकाब एक तरह से रिजर्व फोर्स है। ये एक ऐसा रिजर्व फोर्स है जो कि कभी भी जरूरत पड़ने पर कहीं पर तैनात किया जा सकता था। ये इनकी नोबिलिटी थी। अच्छा, इसके अलावा इनका क्या था कि इन्हें इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, ये जो मुगल एम्पायर था वो इंफॉर्मेशन के ऊपर चलता था। इनके पास इंफॉर्मेशन का जबरदस्त सिस्टम था। इनके हरकारे जो है मैसेज लेके इधर से उधर जाते थे और राजा को इंफॉर्मेशन मिलती थी। राजा उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डिसीजन भी लेता था और आगे एक्शन लेता था। अब हम देखें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रोविंस को कहते थे सूबा, मतलब जो राजा था, जो सेंटर था, उसके बाद सूबा होते थे जैसे आजकल स्टेट होते हैं, फिर सरकार के बाद फिर परगना और विलेज। ये कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे आज स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील हैं, गांव हैं। तो तब सूबा, सरकार, परगना और विलेज होते थे। और जो सूबा का चीफ होता था वो होता था सूबेदार। सूबेदार जो है उसके पास जहां जैसे सेंट्रल में मिनिस्टर होते थे उसी के अकॉर्डिंग एक मिनिस्टर दीवान, एक बख्शी और सद्र, जैसे यहां होते हैं ना बख्शी, दीवान, सद्र, ये इनके अधीनस्थ ये भी यहां पर हुआ करते थे सूबे में। सूबा मतलब स्टेट में। इस तरीके से जो इनका गांव तक का एक स्टेटस था। और जो लोकल लेवल का जो काम होता था, वैसे तो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो जो मुगल कोर्ट की लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, लेकिन विलेज लेवल पे ये लोकल लैंग्वेज में काम चलाते थे, रिकॉर्ड रखते थे। और भी कई इनमें छोटे छोटे इनके ऑफिसर होते थे लोकल लेवल पे, जैसे कानून गो, चौधरी और नीचे स्तर पे काजी भी हुआ करते थे। सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। और मुगल इस तरीके से अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभाले हुए थे। अब हम देखेंगे एक और पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 9, दैट इज बियॉन्ड फ्रंटियर्स। अगर आप मुगलों को देखेंगे तो मुगल जो टाइटल रखते थे वो रखते थे समटाइम शहनशाह, समटाइम जहांगीर, शाहजहां। अब आप देखें कि शहनशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा, और जहांगीर का मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला, और शाहजहां का मतलब होता है विश्व का राजा। लेकिन क्या ये वाकई में विश्व के राजा थे? ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ इनका एम्पायर काफी बड़ा था। इनके जो इनकी मेन जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था वो चलता था ईरान से। वहां के जो सफाविड्स थे मुगल राजाओं में, और ईरान के व तुरान के जो देश जो राजा थे उनसे इनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता था। और ये माना जाता था जो हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान में, वो एक बाउंड्री थी एक तरह से दोनों में। मतलब ये हिंदू कुश जो है वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुगल और सफाविड्स में एक होड़ रहती थी कौन उस पर कब्जा रखे। और अफगानिस्तान में एक 2 सिटी है, एक काबुल और एक कंधार। कंधार पे कौन कब्जा रखेगा ताकि फ्रंटियर सुरक्षित रहें। तो अगर आप हम ये कह सकते हैं कि कंधार वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन। इस पे कब्जा कभी मुगलों का हो जाता था, कभी सफाविड्स का हो जाता था। पहले ये हुमायूं के अधिकार में था, फिर चला गया, फिर 1595 में फिर अकबर द्वारा जीत लिया गया। फिर 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक डिप्लोमेट भी भेजा था, लेकिन वो डिप्लोमेट सफल नहीं हुआ। 1622 में जो फारस की एक सेना थी उसने अटैक किया और मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा, और कंधार जो है वो सौंपना पड़ा उनको। तो ये इनका कुछ फ्रंटियर के बाहर थोड़ा बहुत झगड़ा चलता था, लेकिन फिर भी ये काफी कुछ अपने आप को कंसोलिडेट करने में सफल रहे और उनसे संबंध भी अच्छे रखने में सफल हुए। एक और खास चीज थी, वो थी ऑटोमन एम्पायर से इनके संबंध कैसे थे। ऑटोमन्स एम्पायर से मुगलों के जो संबंध थे उसमें मुगलों ने एक खास बात रखी थी। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत मक्का और मदीना भी आता है,
तो उन्होंने पिलग्रिमेज और ट्रेड को जोड़ने की कोशिश की मुगलों ने। वो चाहते थे हमारे यहाँ के जो व्यापारी जाएं, हमारे यहाँ के तीर्थयात्री जाएं मुगल्स के, वो सुरक्षित रहें। तो वो उनसे काफी जो है अच्छे संबंध रखने की कोशिश करते थे और वहां काफी दान भी करते थे और काफी जो है वहां पैसा खर्च करते थे। कहते थे भगवान का घर है वो, और इसलिए जो है वहां पे काफी डोनेशन, काफी जो है लोगों को दान दिए जाते थे। लेकिन जब ये बात औरंगजेब को मालूम पड़ा तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं, अगर हमें अनुदान देना है, दान देना है, तो वो भारत में भी दिया जा सकता है, क्योंकि भारत भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। अब हम देखें मुगल दरबार में जो जेसुइट्स आए, जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में लगातार आने की कोशिश करते रहे और 1580 में अकबर ने इनको बुलाया फतेहपुर सीकरी में। वहां 2 साल तक ये लोग रहे। अकबर को इन्होंने काफी चीजें बताई, अपनी क्वालिटीज बताई। इस बारे में इनका मुस्लिम उलमा से विवाद भी हुआ जेसुइट्स का, लेकिन अकबर इनसे प्रभावित हुआ। अकबर की आप पॉलिसी रिलीजियस पॉलिसी एक तरह से आप कह सकते हैं सेक्युलर पॉलिसी थी। वो हर धर्म का एसेंस जानना चाहता था और जेसुइट्स को अकबर ने काफी अपने पास की, जब दरबार में अपने काफी नजदीक का स्थान भी देता था। इससे लगता है कि वो उनके प्रभाव में होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे देखेंगे, वो है क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। अकबर ने एक इबादत खाना खुलवाया था फतेहपुर सीकरी में। वहां पे विभिन्न धर्मों के जो गुरु होते थे उन्हें बुलाता था, उनसे डिस्कस करता था कि किस तरीके से हम धर्म को समझें, और धर्म को समझने के लिए कई डिबेट्स होती थी। लेकिन धीमे धीमे करके धर्मों को समझने के रूढ़वादी तरीके से वो दूर हो गया और वो प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शनवादी ग्रही रूप की ओर बढ़ा। अकबर ने एक धर्म चलाया था, आपको पता होगा, दीन ए इलाही। तो अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला था और चूंकि अबुल फजल ने पहले बताया है कि राजा सबसे ऊपर है, सब धर्मों को साथ लेके शांति से साथ लेके चलना ये राजा का फर्ज है। इसलिए वो अपने साथ लोगों को लेकर चलने के लिए अपना जो खुद का स्वरूप था वो सेक्युलर रखने में सफल हुआ और सेक्युलर रखने का उसने प्रयास भी किया। और इस तरीके से जो मुगल शासन था उसको उन्होंने एक ऐसा शासन के रूप दिया जो कि बहुत अच्छा शासन सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से यहां आके हमारा चैप्टर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई और डाउट होने पर आप फिर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।